of data science libraries such as NumPy, Pandas that we are going to cover inshallah in this course. And then there are other distributions such as scikit-learn, matplotlib. तो ये libraries एनाकोंडा के साथ अवेलेबल है, तो प्रिफर्ड अप्रोच तो यही है कि आप लोग एनाकोंडा इंस्टॉल करें. एंड आई होप के ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एनाकोंडा ऑन योर कंप्यूटर. ठीक है, आप लोगों के पास एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए अपने कंप्यूटर पे, राइट स्टूडेंट्स. देन वी टॉक्ड अबाउट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर का ऑपरेटर देखा था, हमने इंटीजर डिवीजन का ऑपरेटर देखा था, राइट. ये सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली थी लास्ट टाइम. देन वी टॉक्ड अबाउट सेट्स. सेट्स पे हमने बात की, होल नंबर्स पे बात की, इंटीजर्स पे बात की, रियल नंबर्स पे बात की. ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. डेटा टाइप्स पे बात करी, और यहाँ पर हम आके स्टॉप हुए थे कि हमने थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस b. सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ लाइन, ठीक है, तो इफ दिस इज द लाइन, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है. इसकी इक्वेशन जो है इट कुड बी रिटन इन डिफरेंट वेज. जैसे मैंने बताया था, आप एक इक्वेशन तो लाइन की यूँ बन सकती है, y इज इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है. Here m is the slope and b is the y intercept. तो अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करें तो जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को कट कर रही है, तो ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, ठीक है. ये जो वैल्यू आ रही है y की, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0. एंड देन हमारे पास स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला अगर हम देखें तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. x2 माइनस x1, ठीक है. तो अगर हमें किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं. इसके अलावा स्लोप निकालने का एक और तरीका भी है. अगर इस लाइन को हम एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लें, ये जो एंगल बन रहा है इसका एक्स एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट थीटा इज स्लोप, ठीक है. टेंजेंट थीटा इज स्लोप. स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? गिव मी योर फीडबैक इफ इट्स फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर यू पीपल. आप लोग चैट में बता सकते हैं या वैसे भी बता सकते हैं. यस सर, क्लियर है. अब एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हम दो पॉइंट्स इनपुट लेते हैं और हम जो है मालूम करने की कोशिश करते हैं. तो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, आप किसी भी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट ले लें तो देखेंगे आप इस फोल्डर में, ये फोल्डर का नाम आ रहा है, ठीक है. इसी फोल्डर में जो है आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुली है. तो अगर आप जुपिटर नोटबुक यहाँ से चलाएंगे तो आप यू विल बी इन द सेम फोल्डर, ठीक है. और इस फोल्डर में जितनी भी फाइलें होंगी दैट विल बी विजिबल. ये एक छोटा सा वेब सर्वर चला देता है, वेब एप्लीकेशन है. और यहाँ पे देखिए आप, जो हमने लास्ट टाइम फाइल्स पे काम किया था ये फाइल्स भी अवेलेबल है. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ न्यू जुपिटर नोटबुक फाइल, ठीक है. लेट मी रीनेम इट. इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं कह देता हूँ इसको, आज 9 तारीख है, ठीक है. तो लेट्स मूव अहेड. और we already know कि how can we take input
इन अ प्रोग्राम मैं लिखता हूँ इनपुट, और इनपुट में मैं प्रॉम्प्ट देना चाहूँ एंटर x1, ठीक है, x1 कह दिया हमने, और y1 भी ले लेते हैं साथ साथ, एंटर y1, ठीक है। तो ये 2 नंबर ले लिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज दैट आर वी टेकिंग 2 नंबर्स एज इनपुट हियर? क्या हम 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे? नो Yes, sir. सर, इनपुट जो होता है बेसिकली वो करेक्टर स्ट्रिंग ले होता रहे हैं, है, स्ट्रिंग ले रहे स्ट्रिंग होता है, इट्स मीन। तो क्या Integer उसको into पाइथन? हम टाइप कास्टिंग करेंगे इंट के साथ। राइट, so we will need to convert this string into number, ठीक है। तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में। इंट का जो फंक्शन है ये कन्वर्ट कर देगा। तो पहला नंबर लिया मैंने 2,3, पहला पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट इंटर से इसको हम रन कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ 3, और 4, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर जो है ना, जुपिटर नोटबुक में हम जो है सिर्फ प्रोग्राम लिखने के बजाय हम इसमें जो है अपने नोट्स भी लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने एक सेल ऐड किया यहाँ से, और मैंने इसको ऊपर भी कर दिया ये एरो के थ्रू। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज करके मैं कहता हूँ मैं एक हेडिंग डालना चाह रहा हूँ, हेडिंग या मार्क डाउन या कोड कुछ भी हो सकता है। तो मैं मार्क डाउन डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कोड नहीं है, ये मैंने अपने नोट्स लिखे हैं, ठीक है। नीचे वाला कोड है, ये भी कोड है। 2 पॉइंट्स आ गए, स्लोप कैसे निकलेगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का और ख्याल रखना है, प्रायोरिटीज़ का, सबसे प्रेसिडेंस का। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रैकेट की प्रेसिडेंस है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी वो सबसे पहले चलेगी, उसके बाद डिवीजन की वे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, मार्कडाउन का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, मिसाल के तौर पर एक सेल मैंने ऐड किया ये प्लस के थ्रू, ठीक है। आज है फॉर एग्जांपल आज 9 जनवरी है, ठीक है, 9 जनवरी, और मैट्रिक्स फॉर डेटा साइंस, ठीक है। अभी ये कोड है बाय डिफॉल्ट ना, ये सेल, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है मार्कडाउन का, इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मार्कडाउन बन गया, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये सेल से हटके ये इस पोजीशन पे आ गया। इसको ऊपर ले आते हैं टॉप पे, ठीक है। ये मार्कडाउन है, आप चाहें तो इसको हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग बन गई शिफ्ट एंटर प्रेस करके। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जी मीर बराज, यू आर राइट, यहाँ पे जो है बॉड मास रूल लगता है। तो इस वजह से मैंने जो है इसको ब्रैकेट में जो है, क्योंकि मुझे माइनस पहले कराना है तो मैंने ब्रैकेट में पहले लिख दिया है, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। इसको रन किया मैंने, अब इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ स्लोप को। तो ये आ रहा है 1, ठीक है। तो डेट्स हाउ स्लोप इज कैलकुलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने पहले बात कर ली थी। चेकिंग अ नंबर इज इवन और ऑड, इट्स क्वाइट सिंपल। ये आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं दोबारा करा देता हूँ।
नंबर इवन है या ऑड है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो लेट्स सपोज किंग ऑड इवन नंबर्स, ठीक है। तो लेट मी डू इट क्विकली। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर आ रहा है, एंटर अ नंबर इज इक्वल टू इंट, इनपुट ले लिया मैंने, तो फॉर एग्जांपल 5। अब इसको चेक करना है ये ऑर्डर ये इवन है, तो मैं लिखूंगा इफ x परसेंट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, कोई नंबर इवन होगा तो क्या होगा, इवन में 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 आता है 2 से, ये तो सबको पता है कि ऑड नंबर्स वो होते हैं जिसका रिमाइंडर 2 से 0 आता है, और इवन नंबर्स वो होते हैं जिनका रिमाइंडर इवन का 0 आता है, ऑड का 1 आता है, ठीक है। तो इट इज इवन नंबर एल्स प्रिंट ऑड नंबर। odd. अच्छा, ये आप लोगों ने Question. इफ का फंक्शन फर्स्ट टाइम देखा है, इफ Hmm. इफ का ऑपरेटर आपने, इफ का कीवर्ड फर्स्ट टाइम देखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है। लेट मी शो इट हियर ऑन पेंट। मैं पेंट पे शो करता हूँ। तो हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ट्रू होने पे एक रास्ता लिया जा रहा है, कंडीशन फॉल्स होने पे दूसरा रास्ता लिया जा रहा है। ट्रू पे क्या करना है आपने, और फॉल्स पे क्या करना है, ठीक है। तो इफ में दो चीजें होती हैं, ट्रू पे क्या करना है और फॉल्स पे क्या काम करना है। तो यहां से आप चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आपने चेक की कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के ट्रू होने पे आपने क्या काम करना है और कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या काम करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है x परसेंट 2 इज इक्वल टू 0। इसके ट्रू होने पे हमने कहना है कि इफ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर विथ 2 इज 0 एल्स ये ऑड है, ठीक है। तो ये 5 जो है ऑड आ रहा है, तो ये भी हो गया। यूनिट कन्वर्जन पे हमने बात कर ली थी। मल्टीप्लिकेशन टेबल आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, मीन मीडियन मॉड, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फंक्शंस। एनीवन वुड लाइक टू कमेंट व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? कोई कमेंट करना चाहे? जी सॉरी, फंक्शन आप के कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहें तो आपको स्पेसिफिक कोड लिखना है, तो एक फंक्शन में आप उसको कैप कर लें, मतलब स्पेसिफिक आई मीन ऑपरेशंस यू वांट टू परफॉर्म। अच्छा माय सर मैं डियर, बताऊं? जी बताएं। सर अगर कोई टास्क हमने बार बार परफॉर्म करना है तो हम उसका एक ही दफ़ा कोड लिख लेते हैं, फिर उससे दोबारा कॉल कर लेते हैं। उस फंक्शन उस कोड को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिक्स में फंक्शंस क्या होते हैं? कोई बताएगा मैथमेटिक्स में फंक्शंस क्या होते हैं? I think change of variations, I think so. I mean, the change of variations. अच्छा, देखिए फंक्शन जो है ना सिंपली एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। तो एक मैपिंग है या ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम कुछ एक वैल्यू इनपुट देंगे, उसको वो ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके एक दूसरी वैल्यू देगा हमें, ठीक है। तो मैपिंग भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन को मैं लिखता हूँ
मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। आवाज बहुत आ रही है पीछे से, बहुत नॉइज। अच्छा, मैं भी इसको, गिव मी अ मिनट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर थे, तो मैं कहता हूँ ये फंक्शन, अब आप लोग मुझे बताइएगा इसकी मैपिंग क्या है। ठीक है, ये आप बताएं मुझे क्या मैपिंग लग रही है आपको इसकी। y is equal to x square। बिल्कुल, तो y is equal to x स्क्वायर जो है that is a mapping। तो function is nothing but a mapping from a to b, set x to y, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो this is one way of representing function, ये एक तरीका है लिखने का, यह दूसरा तरीका है लिखने का टेबल्स की फॉर्म में। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर दें, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई ना आप लोगों की, फंक्शन जो है ये मैपिंग है, एक इनपुट देंगे उसके अगेंस्ट कुछ करेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, 1 पे फंक्शन आंसर दे रहा है, 1,2, 2 पे आंसर दे रहा है 3, 3 पे आंसर दे रहा है 4, और 4 पे आंसर दे रहा है 5। क्या ये फंक्शन है? नो सर, अगर एक हम पैरामीटर देंगे तो उसके आउटपुट में भी हमें एक ही आना चाहिए, ठीक है, और इसमें बिल्कुल तो आपने सही खास कहा में कि एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट आना चाहिए, फंक्शन की पहचान ये है। ये रिलेशन तो है कि 1 पे 1 भी आंसर दे रहा है, 1 पे 2 भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अगर एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आए तो ये फंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, ठीक है। फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम थोड़ा सा मैथमेटिकली तो कर लिया हमने, अब हम इसको एक फंक्शन बनाते हैं। पाइथन में कैसे फंक्शंस बनते हैं, तो फंक्शन जो है वही चीज़ है, पाइथन में भी जो फंक्शन है, एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन करके। तो मैं डिफाइन करके फंक्शन का नाम रखता हूँ फन, और इसको मैं x इनपुट दे रहा हूँ, और ये रिटर्न कर रहा है x इंटू एक्स, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, 3 पास करता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी एज एन आंसर? 9। 9, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं जितनी दफ़ा चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो प्रोग्रामिंग में ये फंक्शन जो है रीयूजेबल भी है, ठीक है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। इससे एक फ़ायदा हासिल होता है कि इससे कोड समझना आसान हो जाता है, ठीक है।
इससे एक फायदा ये होता है रीयूजेबिलिटी आती है, एक दफा बनाओ कई बार इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। रिडंडेंसी भी तो होती है सर, वही रिडंडेंसी तो reusability। कम हो गई ना रिडंडेंसी, जी जी। कम हो गई रिडंडेंसी। अच्छा, इससे एक फायदा और होता है टेस्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, टेस्टेबिलिटी क्या होती है? टेस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इसको टेस्ट करना आसान है। क्यों आसान है? अगर ये आपने इसको चेक करना है, ये 50 जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन डिफाइन तो एक ही जगह पे है। तो अगर आपने जो है इसको मेंटेन करना कितना आसान है। अगर आपको कोई गलती नज़र आती है, आपने एक ही जगह पे चेंज करना है। अगर यही कोड आपके 5 जगहों पे लिखा होता, ठीक है, डेवलपर जो है उसने बेवकूफ़ी की होती, एक ही लॉजिक को 5 जगहों पे उसने रेप्लिकेट किया हुआ है। तो आपको कितनी जगहों पे चेंज करना पड़ता? 5 जगहों पे चेंज करना पड़ता, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो फंक्शन से मॉड्यूलैरिटी बढ़ती है, मॉड्यूलैरिटी बढ़ती है और बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। अच्छा, एक चीज होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है एक फंक्शन आपने अप्लाई किया एक नंबर के ऊपर, उसके बाद दूसरा नंबर भी अप्लाई कर दिया आपने, दूसरा फंक्शन भी अप्लाई कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, ठीक है। इन दोनों को मैं कंपोज करता हूँ। ये एफ एक्स है, इसको मैं एफ कह रहा हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ जी, ठीक है। दो फंक्शन है, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, मुझे कोई बताएगा? सर ये साइन एक्स की जो वैल्यू पहले उसको कैलकुलेट करेगा प्रेसिडेंस वाइज, उसकी जो वैल्यूज आएगी उसको फिर एज अ पैरामीटर लेके एक्स में उसका स्क्वायर निकाल देगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दो चीजें मुझे बताएं कैसे निकलेगी। आई थिंक एफ एक्स पहले सर कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, पहली बात तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। एक्स की जो सर ये वैल्यू है ना, फंक्शन एक्स हम देंगे, अगर 2 है तो उसका स्क्वायर निकाल देगा 4, फिर उसके ये अच्छा ऊपर साइन फंक्शन स्क्वायर एक्स अप्लाई हो हो जाएगा जाएगा पहला, साइन वाला साइन स्क्वायर जी ऑफ एक्स हो एक्स, जाएगा एफ ऑफ एक्स में। फर्स्ट। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पहले देखिए जी एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू पुट करें, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स है, जी एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है। हाँ जी, सही कह रहा हूं मैं। जी एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख दिया मैंने। अब देखो एफ को जो भी पास करूंगा वो क्या कर रहा है, एफ को जो भी पास हो रहा है उसका क्या कर रहा है वो स्क्वायर। पहले एफ को एक्स पास हो रहा था, अब एफ को साइन एक्स पास हो रहा है, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या आ रहा है जी, बाद में आ रहा है जी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स ठीक है, स्क्वायर है, जस्ट एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। और जी को एक्स स्क्वायर अगर पास करे तो जी को जो भी पास हो रहा है उसको वो क्या कर रहा है, साइन लगा दे रहा है। जी को जो भी पास हो साइन रहा उसका ले है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो दैट इज कंपोजिशन, ठीक है। सर ये सर मुझे ये पूछना था कि जो x लिखा हुआ g की वैल्यू चले साइन x है, जो g के साथ x है, ये वाला x कहाँ गया? जी के साथ, सॉरी कौन सा वाला तो एक्स? जो g के साथ जी, जो x लिखा हुआ है नीचे f इंटू जी फिर x,
जी एक्स की वैल्यू जो है ना, जी एक्स है ना, ये इसको जी लिख दें या जी एक्स लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। वो ठीक सर। gx जब हम रन टाइम पे वो देंगे ना जो वैल्यू, वो x उसकी आ जाएगी। जी एक्स लिखो या जी लिखो एक ही बात है। जी एक्स लिखने का मतलब है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स पे काम कर रहा है, ठीक राइट, सर। ठीक जी है, सर। गुड। आगे चलते हैं, कंपोजिशन प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास फन है, और फन का मतलब एक फंक्शन है, फन वन कर देते हैं इसको, ठीक है, और एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं फन टू, ठीक है। फन टू क्या कर रहा है, इसको जो भी वैल्यू मिल रही है उस पे क्या कर रहा है, ये साइन लगा दे रहा है, रिटर्न साइन ऑफ एक्स। अब ये चलेगा क्या? अगर मैं फन टू कॉल करूं और मैं इसको 3 पास करूं तो क्या ये नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि साइन साइन क्या है, ठीक है। साइन कैसे हम इसको बताएंगे, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पाइथन में या किसी भी यस सर, प्रोग्रामिंग प्री लैंग्वेज, डिफाइंड नहीं है। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट साइन। तो कोई भी लाइब्रेरी यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चल रहा है, अब इसको कंपोज करते हैं। कंपोज कैसे कर सकते हैं हम? फन ऑफ फन वन, फन टू और 3, ठीक है। पहले फन टू अप्लाई करो, फिर उसके ऊपर फन वन अप्लाई करो, और सर इसको फंक्शन इन फंक्शन में कहेंगे ना? जी बिल्कुल, फंक्शन टू के अंदर फंक्शन वन आया, ये कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो कंपोजिशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। हम आगे चल के इस पे और भी बात करेंगे। थोड़ी सी लीनियर रिकर्सिव अलजेब्रा, में यूज करेंगे। नहीं, रिकर्सिव में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। रिकर्जन जो है वो आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे। सर ये जो कंपोजिशन है पड़ी, इसको हम फिर नेस्टेड फंक्शंस भी तो कह सकते हैं ना? नहीं, नेस्टेड थोड़ा सा अलग है। ये फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। नेस्टेड होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना। अभी इसमें कंफ्यूज ना हो, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं, ये प्रोग्रामिंग में आप लोग पढ़ेंगे। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ी सी बात वेक्टर्स पे कर लेते हैं। वेक्टर इज यू कैन से अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे को आप वेक्टर कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक वेट का वेक्टर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये वेक्टर है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 1, 7 और 9, ठीक है, और एक वेक्टर है 4, 3 और 2। अब इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करें तो ये आपके ख्याल में कैसे ऐड होंगे? ये इंडेक्स वाइज। एलिमेंट वाइज ऐड होंगे, ठीक है। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5। 5, ठीक है। 7 + 3 10 10 और 9 + 2 11, 11 ठीक है। इसी तरीके से अगर इन दोनों को माइनस करना चाहे तो क्या आंसर आएगा? अगर माइनस करें हम तो क्या आंसर आएगा, बताएं मुझे। अगर वेक्टर 1 में से वेक्टर माइनस 2 3। माइनस करेंगे तो -3 माइनस 4 एंड 7। 4 एंड 11, ठीक है, ये 9 है, हाँ 7, सॉरी माइनस हो रहे हैं ना, -3 4
एंड 7। 7. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब बातों का जो है हम वेक्टर को जो है उसमें एक नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो क्या होगा? अगर इसमें 1 ऐड करूं तो 2, 8 हर and एलिमेंट में एक ऐड हो जाएगा। हर एलिमेंट में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 and 10. 10। ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही है आप लोगों के? अच्छा, अब मल्टीप्लाई भी इसी तरह हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 9 ज़ा 9। ठीक है, ये भी सिंपल है। वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड करना, दो वेक्टर को माइनस करना, एक वेक्टर में स्केलर ऐड करना, एक वेक्टर में से स्केलर को माइनस करना। ठीक है, अच्छा, वेक्टर का जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 5 और 3, ठीक है, और 7 2 9, इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। अब स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखिएगा, देयर आर टू अप्रोचेस। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अभी हम numpy पे इंशाल्लाह काम करेंगे तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या होंगे? Element एलिमेंट wise. वाइज। तो क्या आएगा आंसर? 7 1 ज़ा 7, 7 35 7 10 10 अच्छा 2 है ना ये, हाँ और 18 ये और 7 फिर है, 18। 35 है, 2 था सर, और 2 था। अच्छा चलो 2 भी था तो 5 2s are 10 and 10 27। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड भी हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? ऐड भी हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 7 और 10 7 70 प्लस 27 27. 44 आ जाएगा। ठीक है, Hmm. तो डेट इज डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? डॉट। ठीक है, Finally, all elements will be added. यस, ठीक है। और एक और चीज है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसको मॉड भी कहते हैं। मॉड कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास 1 3 और 9 है तो कैसे निकलेगा मॉड इस वेक्टर का? हर एलिमेंट जो है स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर Plus 9 square. प्लस 9 स्क्वायर, और उसके बाद जो है इन सब का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। Hmm. ठीक है, तो ये थोड़ी सी वेक्टर अलजेब्रा है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एंड इट इज वेरी सिंपल, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 प्लस 9 प्लस 81. 81, तो डेट इज 91 आ गया। ठीक है, तो इट इज अंडर रूट 91, राइट स्टूडेंट्स? अब इसको थोड़ा सा numpy पे करके देखते हैं। थोड़ी सी numpy मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और आई होप कि जो है आप लोग जो है इसको ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? Not now. No. ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, दैट इज numpy, a library
which is available with Anaconda. If you install Anaconda, then NumPy is available to you. तो NumPy जो है ये मैं अभी इंट्रोड्यूस तो करा रहा हूँ आपको, इट इज अ बिट एडवांस्ड, ठीक है। तो जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप सेकंड मॉड्यूल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट। तो मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 3 4, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इट इज क्लियर। एक NumPy की एरे बनाई मैंने और आप लोगों ने क्या किया, उसको सेव कर लिया x के अंदर। तो x को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये x। एक और एरे बनाता हूं मैं np.array करके 3, 4, 7। अब x प्लस y करूं तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, 7, 11 and 4, 4, 7, 11, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ओके सर। सर, क्लियर। सर ये जी एडिशन हमने numpy की लाइब्रेरी की मदद से की है। x.y जी 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 बिल्कुल, ठीक है। x माइनस फाइव भी कर सकते हैं। x माइनस फाइव सही आ रहा है आप लोगों के हिसाब से? सर इसका डॉट डॉट भी कर। बिल्कुल, अभी डॉट x.y x मल्टीप्लाई बाय y करते हैं तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाय बिल्कुल एलिमेंट वाइज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? और अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, np डॉट x कॉमा वाई। ये डॉट प्रोडक्ट भी निकाल रहा है। डॉट प्रोडक्ट आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो 2 एरे थे, सर ये 3 वेक्टर भी दे सकते हैं, 3 4। वो फिर आप 2 को करें, फिर दूसरे का जो आंसर आएगा उसको तीसरे को पास कर दे, ठीक है। सर numpy को यूज करते हुए हम हर उसके साथ np लाजमी लिखेंगे, जैसे आपने यूज किया np डॉट जो भी लिखा। नहीं, कुछ में आप np डॉट करके करेंगे, कुछ में आप x है ना, जैसे x को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है x डॉट y भी हो जाएगा, x डॉट y, ये भी चलना चाहिए। आई डोंट नो जी, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं। तो x का डॉट निकालना है y के साथ, ठीक है। तो ये 43 कैसे आया सर? 43 आप बताते हैं, जी, ये x की अरे हमने कहाँ पे डिफाइन की है? ये x है, ठीक है, np डॉट अरे, ठीक है, और ये y है np। 1 3 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कितने हो गए, और 4 7 ज़ा 28। तो निकाल लें इसको, क्या बना, 28 प्लस 12 40 प्लस 3 43, ठीक है। ठीक ठीक है। गुड, ठीक है माय डियर। जब जी हमने x.y, ठीक है सर, समझ आ गई है। ठीक है, वो खुद ही समझ जाएगा x का डॉट निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग ऑल द स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी इशू विथ यू पीपल, इफ देयर इज एनी इशू तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट में और एरे में क्या डिफरेंस है, वैसे ही मेरे ज़हन में आ रहा है। अच्छा, लिस्ट में जो है आपके एलिमेंट्स जो है बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। एरे जो है फिक्स साइज का होता है, और एरे कंटिन्यूअस लोकेशन पे होता है मेमोरी की। ये डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में भी थोड़ा सा तारुफ आएगा इसका। तो एरे और लिस्ट में ये फ़र्क होता है, लिस्ट जो है वो नॉन कंटिन्यूअस होती है, एक उसका कुछ डेटा इधर पड़ा हुआ है, कुछ डेटा दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है। जबकि एरे के अंदर एक साथ एक ही जगह पे होते हैं, तो एरे फास्ट होती है, ठीक है। सर उसके अलावा लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप्स डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, एरे में से एक ही। बिल्कुल बिल्कुल, लिस्ट में आप जो है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब एक साथ। अच्छा, वेक्टर किस तरीके से डिफाइन किया ये बता दूं मैं। तो ये np.array एक फंक्शन है, ठीक है। इसके थ्रू आपने जो है 2 वेक्टर्स डिफाइन किए हैं, एक x और एक y, 1 3 4 3 4 7, ठीक है।
तो 347 की एक एरे बन गई। सर एरे में सिर्फ हम नंबर ही स्टोर कर सकते हैं बस? नहीं, एरे में आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ नंबर ही होगी ना सर, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें किसमें? एरे में? एरे में अरिथमेटिक ऑपरेशन, अच्छा इसमें बड़ी अच्छी खूबी ये है, इसमें वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस होते हैं। यानी दो एरे को मल्टीप्लाई करना है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई लिखा, इसने खुद ही हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। भले ये 100 बाई 100 की एरे हो, 50 बाई 50 की हो, ये खुद ही मल्टीप्लाई कर रहा है, लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सी में नहीं होता। अच्छा, वेक्टर जो है इट इज़ अ वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को आप वेक्टर कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है सर ये वेक्टर जो फिजिक्स के अंदर एक्स वाई जी डायमेंशन वेक्टर होते हैं, ये वही है, ये कहाँ पे यूज होंगे? जी जी, ये वही है। जब हमारा डेटा हम रखते हैं ना डेटा साइंस में, तो इंशाल्लाह हम वेक्टर्स में ही रखेंगे, वेक्टर्स में या मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका डेटा होता है ना, जिसको हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर जो है, जब मशीन लर्निंग हम पढ़ेंगे, उसको टेंसर कहा जाता है। टेंसर फ्लो इसी नाम से एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है जो हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो टेंसर जो है इसके अंदर, टेंसर इस वजह से कहते हैं कि डेटा जो है उसका फ्लो हो रहा होता है। डेटा एक पॉइंट पे कुछ है, कुछ उसकी वैल्यू चेंज हो गई, फिर कुछ बन गई, तो ये टेंसर में सारी कैलकुलेशन हो रही होती है। तो सारा डेटा जो है आपका ये मैट्रिक्स के अंदर ही होगा, मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स में या वेक्टर में। ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर इज नथिंग बट वन डायमेंशनल एरे। ठीक है सैयदा, ये क्वाइट सिंपल, इसको और ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देन हम बात करते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ np.array करके। एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 1, 2, 3 और 3, 7, 9, 2, 7, 9। अच्छा, ये मेरा ख्याल है इंसर्ट की प्रेस हो गई है। 2, 8, 3। ठीक है, ये एक मैंने जो है टू डायमेंशनल एरे बनाई है। तो डेट इज योर मैट्रिक्स। ओहो, इंसर्ट की प्रेस हुई है, ये ओवरराइट कर रहा है। सर इंसर्ट को दोबारा प्रेस कर दें। जी, मैं वही कर रहा था, वो मैं फंक्शन की के साथ कर रहा था। ठीक है, ये एरे बन गई np.array। ठीक है, अब इस एरे की शेप क्या है, कोई बता सकता है मुझे? 3 रो 3 कॉलम 3 बाय 3। जी, मैं इसको नहीं चेक सर 2D है, नहीं शेप क्या है 2D इसकी? है। 2D तो है, लेकिन शेप क्या है इसकी? 3 बाय 3। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। हाँ, नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और अगर 3 डायमेंशन है तो फिर उसमें और भी डेप्थ कितनी है उसकी। तो शेप से मुराद ये है कि कितने बाय कितने की एरे है। ठीक है, और अगर मैं डायमेंशन देखना चाहूँ तो x.dim करके मैं देख सकता हूँ, एन डिम होगा मेरा ख्याल है, एन डिम। ठीक है, 2 डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब डायमेंशंस मत कितनी डायमेंशन? समझ नहीं आया मतलब। ओके, ठीक है, मैं सर एक्सिस भी कह सकते हैं ना? हाँ, नंबर ऑफ एक्सिस कह ले। मैं अगर कहता हूँ 3 बाय 4 बाय 5 की, अब ये कितने डायमेंशन की है? 3 डायमेंशन की है ना। ठीक है, np.1, सॉरी, ये 3 डायमेंशन की एरे बन गई। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को?
ये 1 है, सारे 1 भरे हुए, लेकिन ये 3 डायमेंशन की है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। हम तो 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। अच्छा 5 मिनट दिएगा मुझे, अजान हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। शुरू किया हुआ है। मैं समझाने के लिए ना, मतलब ये दिखने में अच्छा लग रहा है, वरना मैं यूँ लिख दूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्लैरिटी हो रही थी थोड़ी सी ना, इस वजह से मैंने लिख दिया था। वो मल्टीपल लाइंस में लिखे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, अगर सर हम इस तरह करेंगे, पहली लाइन 1 2 3 सामने लिखे और नीचे बाकी 2 नीचे लिखे, तब भी सही होगा? बिल्कुल सही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक सर, भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। y इज इक्वल टू एक और एरे बनाते हैं, np डॉट एरे। अच्छा मैं 1 की भी एरे बना सकता हूँ, 2 और 0 की भी बना सकता हूँ, और फिर इसकी मदद से मैं 2 3 जो चाहे बनाना चाहो बना सकता हूँ। तो numpy हमारा इतना टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं चले एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ। np डॉट वंस 3 बाय 3 की एरे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो y क्या बन गया, ये 3 बाय 3 की एरे बन गई। ठीक है, अब x और y को ऐड करूँ तो मैं मैट्रिक्स एडिशन तो सबको ही आती है, एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएगा। 1 1 2 2 1 3 3 1 4 2 1 3 7 1 8 9 1 10, तो हर किसी में 1 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर ये बात नहीं समझ आई, np डॉट वंस, इसमें मतलब वंस का क्या मतलब है? एरे का तो हमने जिक्र नहीं किया। हाँ, हमने कहा 1 की एरे बना दो। वंस का मेथड है जो कि 1 की एरे बनाता है। वो खुद ही से सपोज कर लेगा कि वंस लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 1 की एरे बनानी है। जी बिल्कुल, वंस के नाम से मेथड बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, सही सर। जीरोस के नाम से भी बना हुआ है, 0 की एरे बनाना चाहो तो 0 की एरे बन जाएगी। और 2 की कैसे बनाएंगे आप, np डॉट वंस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 की एरे बन जाएगी। 1 की मदद से 2 की भी बना सकते हो, 3 की भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा। है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 2 है सारे ना, 2 वाली एरे है। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में, इंटर में। तो मैं आपको 2 बाई 2 की कराता हूँ पहले, फिर 3 बाई 3 की भी कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 1 और 3 1 3 2। ठीक है, तो आप लोगों को पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का रो से मल्टीप्लिकेशन। Element of first multiply by element of another first row और columns को आपस में multiply करें। जी जी, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा पावर फेलियर हो गया, लेकिन आ जाएगी लाइट थोड़ी देर में। तो आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यूं होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये है, याद रखिएगा। तो पहले क्या होगा, 1 multiply by 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 and then plus 1 2 multiply multiply by 3। 2 multiply by 3। ये हो गया। फिर इसी को यूं करेंगे, 1 multiply by 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 plus 2 multiply by 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3।
3, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 and मल्टीप्लाई 1 multiplied by बाय 2। तो आप लोगों को आता है पहले ही से ये, ठीक है। तो दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इनको सॉल्व कर लिएगा। 3 बाय 3 का भी ऐसे ही होगा। आई थिंक आई डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल। 3 बाय 3 का भी ऐसे ही होगा, और यू कैन रेफर टू द लिटरेचर, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। तो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन। तो क्या होता है? मैपिंग फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल। तो हम इसको लिखेंगे f is a function from x to y, ठीक है। x से y की तरफ एक फंक्शन है, function which x tends to y। हाँ, function from x to y, it is a mapping from x to y, यूं भी कहते हैं, ठीक है। अब x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी इसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। क्या कहेंगे? x की जो वैल्यूज होंगी उसको डोमेन कहा जाएगा, और y की जो वैल्यूज निकल कर आएंगी x के वो ऊपर रेंज वो रेंज, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, जहां पे भी कोई इशू हो यू कैन ऑलवेज आस्क। गुड। अच्छा, फंक्शन को टेस्ट करने का तरीका वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करो तो ये फंक्शन बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये पैराबोला है, नथिंग बट पैराबोला, इसको पैराबोला कहते हैं। तो ये क्या है? ये फंक्शन है। इसकी एक्स पे कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वाई पे की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? एक्स की एक वैल्यू पे 4। नहीं, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू निकल कर आ रही है ना। एक्स मैं कहता हूँ 1, 1 पे क्या वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की? 1 पे 1 आएगी, 2 पे 4 आ रही है, 3 पे 9, एक ही वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, जो इलिप्स होता है, क्या ये फंक्शन है? एक्स की एक वैल्यू पे, यस सर। यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू पे वाई की कितनी वैल्यूज आ रही है? एक ही आ रही है। एक आ रही है, एक ऊपर आ रही है और एक नीचे आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। हाँ, दो वैल्यूज आ रही है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन को चेक करने का एक तरीका वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करें, अगर वो दो जगहों पे कट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है बात? राइट माय डियर स्टूडेंट? यस सर। आगे चलते हैं। अब फंक्शन जो है पीस वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। देखें, अब मुझे ये बताएं, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये तो फंक्शन है। मैं कहता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब मुझे ज्यादा बताएं, शोर सर, बैक पे काफी शोर है, ये प्लीज माइक म्यूट करवा दें किसी के। जी जी, किसी के माइक से जो है आवाज सही नहीं आ रही है, ठीक है। ये फंक्शन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो क्या आंसर आएगा?
को बताएगा मुझे? हेलो जी, एनीवन सर वुड? ये x की सर वैल्यू 1 क्या आएगा। होता है? 0 0 आएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 आंसर आएगा। व्हाट अबाउट मैं अगर x की वैल्यू 2 रखूं, x इज इक्वल टू 2 पे, क्या ये फंक्शन डिफाइन है? कॉम्प्लेक्स है। हाँ, हम तो रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना। तो x इज इक्वल टू 2 पे तो ये काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस 3, और माइनस 3 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, राइट? माइनस 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? जी हेलो जी, बात समझ में आया? यस ठीक है, सर नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन जो है इसकी अगर हम देखें तो ये होगा -1 से लेके +1 तक। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है -1 शामिल है। ठीक है, 1 से कोई बड़ा नंबर लेंगे तो क्या होगा? ये नहीं चलेगा। ठीक है, हरी बात समझ में? सर ये स्क्वायर यहाँ के पर बजाय अगर राउंड बैक कर हाँ, राउंड क्या हो तो क्या होगा मैं बताता हूँ बिल्कुल। अगर ये लिखा हो 1 से लेके 2 तक, तो इसका क्या मतलब है राउंड ब्रैकेट का? और यहाँ पे एक तरफ मैंने, एक तरफ ओपन इंटरवल है, एक तरफ क्लोज इंटरवल है। ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं। ठीक है, ओपन। तो इसमें 2 शामिल है, तो इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। 2 भी शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे 1.1 शामिल है, 1 से बड़ा हर नंबर शामिल है। 1.1, 1.2, 1.01 भी शामिल है, 1.00001 भी शामिल है। सिर्फ एक पॉइंट शामिल नहीं है जिसको हम क्या कह रहे हैं? 1। 1 शामिल नहीं है, 1 के बाद जो फॉरेन नंबर होगा अगला नंबर वो शामिल है, और यहाँ पे 2 भी शामिल है। ठीक है, आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? यस सर ठीक है, ये ओपन और क्लोज इंटरवल मैंने आप लोगों को समझा दिया। अच्छा जी, लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जब सिर्फ ये फंक्शन था, ये कहाँ से लेके कहाँ तक के डिफाइंड है? हाँ, -1 से 1 तक। -1 जो पीछे हमने देखा था, ये मैंने फंक्शन दिखाया था। 2 पे जो है काम नहीं कर रहा था ना ये। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 पे जो है इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दो। 1 से बड़े नंबर पे क्या हो, ये बराबर हो जाए x के, और 1 से छोटे -1 से छोटे नंबर पे क्या हो, ये 0। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन दी है हमने पीस वाइज दी है। कैसे दी है? पीस वाइज। अरे वाह जी, हेलो फरियाल कुछ कह रही है? नहीं सर, सही है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने दी है, इट इज पीस वाइज, राइट? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? यस जी सर सर, क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फंक्शन को हम पीसेस में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक डोमेन हमने दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है इस फॉर्मूले से फंक्शन को निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के तीसरे फॉर्मूले से। इस तरीके से जितने चाहे पीसेस में फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कंपोजिशन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल। ठीक है,
कंपोजिशन जो है हमने साइन एक्स और एक्स क्यूब का कंपोजिशन निकाले तो साइन एक्स क्यूब बनेगा या साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? सर कंपोजिशन में जो पहले गिव मी लिखी योर होगी फीडबैक। वो पहले आएगी और सर एक मिनट प्लीज ऐड कीजिएगा। जी 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 बोले। स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में जो पहले लिखा होगा साइन एक्स वो पहले आएगा और जो दूसरा है वो बाद में, यानी कि वो दरमियान में आएगा। नहीं, ये डिपेंड करते हैं ना, अगर ये एफ है और ये जी है, ठीक है, एंड व्हाट यू वांट टू डू कि आप एफ ऑफ जी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, या जी ऑफ एफ निकालना चाह रहे हैं, तो पहले कौन सा आएगा वो उससे डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, प्लॉट भी करके देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर तो पता है मैंने आप लोगों को कितनी बार प्लॉट करके दिखाया। एक्स स्क्वायर जो है कैसे किसके बराबर होता है, ये पैराबोला बन रहा है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस 2? एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसे बनाएंगे? अगर मुझे पता है एक्स स्क्वायर तो पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर होगा बताइए? सिमिलर होगा बट कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। हाँ ये पैराबोला ही होगा लेकिन स्टेप 2 इंक्रीज कर देंगे, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं y में 2 का इजाफा कर रहा हूँ, y में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी y में 2 का इजाफा कर रहा हूँ, तो y एक्सिस में क्या होगा, वो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा ऊपर ग्राफ। डिफाइन होगा। इसी तरीके से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ y से तो 2 यूनिट लो नीचे चले जाएगा, नीचे चला जाए, ठीक है। अच्छा x में उल्टा है, x में, अच्छा कोई x में अगर मैं कहता हूँ मैं प्लस कर रहा हूँ 2 यूनिट का, जैसे एक्स स्क्वायर मुझे पता है, x प्लस 2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो दो, अगर प्लस कर रहा हूँ तो 2 यूनिट लेफ्ट पे चला जाएगा, और माइनस कर रहा हूँ तो 2 यूनिट राइट में। राइट पे चला जाएगा, ठीक है जी, समझ आया? सर इसमें भी y लिखा हुआ है वैसे तो करते हैं प्रैक्टिकल, तो यो y में इजाफा नहीं हुआ है, यहाँ पे x जो लिखा हुआ था ना, x की जगह पे हमने x प्लस 2 लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पर x की जगह पे x माइनस 2 लिख दिया। दोनों फंक्शन को कंपेयर करें ना, एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम करते हैं। तो लेट्स सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक के नंबर और 0.1 के फासले से। रेंज का फंक्शन हमने देखा था लास्ट टाइम, याद है आप लोगों को? तो जी जी 1 से लेके 10 तक का नंबर, 1 से लेके 10 तक के नंबर लेने हैं लेकिन 0.1 के फासले से। तो ये अगर x है तो x देखें, ये नंबर्स बन गए हमारे पास, ठीक है, और y जो है लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर, यानी मैं लिखूं x इंटू एक्स, ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं इसको प्लॉट करता हूँ, एक लाइब्रेरी है हमारे पास मैटप्लॉटलिब, ठीक है, .pyplot और ये कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ जो आप लोग पढ़ेंगे भी बाद में। मैटप्लॉट की जो ग्राफ बनेगा वो यहीं पर ही ड्रॉ करें, इसी ब्राउजर पे ड्रॉ करें, तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये इनलाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है।
ये किसी का माइक जो है खुला हुआ है, अब ऑफ हो ये गया। परसेंट हाँ, ये बताता है कि ये जो ग्राफ बनाएगा ना, ये यहीं पर ही बनाए, तो ये इसी में बना। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक गलती ये हुई है कि मैंने पॉजिटिव नंबर लिए सारे, नेगेटिव नंबर नहीं लिए, तो नेगेटिव नंबर देख रहे हैं, पैराबोला बन रहा है। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। प्लॉट किया एक्स और वाई, चलें गुड। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सर ये मैं डायग्राम के कहता अंदर हूँ मतलब प्लस माइनस अपोजिट हो। नहीं, कुछ भी अपोजिट नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? सर जो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर में प्लस कर रहे हैं तो जो है माइनस करने पे लेफ्ट पे जाना चाहिए ना। अभी तो कुछ भी नहीं किया, प्लस माइनस किया नहीं है ना। देखिए इसका ओरिजिन कहाँ, जीरो पर ही है, ये जीरो यहाँ पर है। ठीक है, ये जीरो ही है, अभी तो हमने प्लस नहीं किया। अब नाउ y इज इक्वल टू बल्कि plt डॉट प्लॉट और x कॉमा y +2। ठीक है, यानी y में एक्स स्क्वायर है, y में +2 कर रहा हूँ। अब देखें क्या हो रहा है। कि मैं इसको अगर y डैश ले लूं तो y डैश में कहता हूँ एक्स स्क्वायर +2। ठीक है, और plt डॉट प्लॉट x कॉमा y1। आई थिंक ये इतना छोटा है ना कि ये यहाँ पे क्लियरली नजर नहीं आ रहा, तो सर इसकी ग्राफ का साइज इंक्रीज हो सकता है? हाँ, उसकी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी फिर ना। 20 का स्टेप दे दें। मैं वही वैल्यू देख बढ़ा रहा दें। हूँ मुझे। हाँ गुड, ये वैल्यू बढ़ा देते हैं तो फिर सही पता चलेगा। ठीक है, अब 20 से स्टार्ट हो रहा है, y जो है 20 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये 20 से ही स्टार्ट कर दिया इसने ना, तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट ग्राफ प्लॉट किया इसने। माइनस करके देखें, यस सर। माइनस करके देखते हैं, तो -20 करते हैं और फिर प्लॉट करते हैं plt डॉट प्लॉट x कॉमा y1। ठीक है, तो ये अब नेगेटिव में चला जाएगा। अब ये -20 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अब हम करते हैं y1 इज इक्वल टू x प्लस 20 या 10 तक के नंबर है तो 5 कर लेते हैं, x प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कहाँ जाना चाहिए? सर ये राइट साइड में मूव करना चाहिए। नहीं, ये लेफ्ट पे जाएगा ना। प्लस में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, लेफ्ट पे जाएगा ये प्लस करने से। ठीक है, plt डॉट प्लॉट करते हैं x कॉमा y1, तो ये लेफ्ट पे चला गया। देख रहे हैं आप? ये पूरा प्लॉट भी नहीं हुआ,
तो सर ये पॉजिटिव की तरफ गया है। ये जो कर्व बन रहा है ये माइनस नहीं नेगेटिव की तरफ गया है। ये देख रहे हैं ये वाली जो साइड थी ना 0 पे जो है ये बिल्कुल नीचे आया हुआ था। ये बिल्कुल 0 पे जब आया था बिल्कुल नीचे आया हुआ था। अब ये -5 पे नीचे आया है। ठीक है लेफ्ट पे गया ना ये -5 पे नीचे आया है। ठीक है अगर मैं x की वैल्यू और कुछ ले लो तो फिर जो है सही समझ में आएगा मुझे। और इसी तरीके से अगर मैं माइनस करूं तो फिर ये राइट पे चला जाएगा x -5। सर इस बात की समझ नहीं आई सर, ये इधर राइट साइड पे पॉजिटिव है सर, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, तो फिर ये इधर क्यों जा रहा है? आप इसको प्लॉट करके देखें ना, मैनुअली प्लॉट करके देखेंगे फिर आपकी सही समझ में आएगा। ओरिजिनल मूव हुआ है, ओरिजिन से मूव हुआ है लेफ्ट साइड पे और ओरिजिन से मूव होगा ये राइट साइड पे। जी अब ये देखें ये राइट पे चला गया। ठीक है 0.0 एक्सिस पे आप चेक कर लें। ठीक है समझ में आ रही है बात। तो ये इस तरीके से हमारे पास ट्रांसलेशंस का काम होता है। अब मुझे बताएं कंटिन्यूस फंक्शन जो है स्टूडेंट्स मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। मुझे ये बताएं ये एक कर्व है। ठीक है ये हर पॉइंट पे डिफाइन है। यहाँ पर जाके एक पॉइंट ऐसा आ रहा है। अच्छा ये पॉइंट को शो करने का तरीका होता है। होल जो है शो कर रहा है ये एक सिंगल पॉइंट को शो कर रहे हैं सी के ऊपर और फिर यहाँ से ये फंक्शन दोबारा शुरू हो गया। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? नज़र ही आ रहा है ये कंटिन्यूस नहीं है। एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है वेरिएट कर रही है। नहीं वेरिएट नहीं इसकी वैल्यू ही नहीं है ना। मैं अगर कहूँ कि f की वैल्यू c पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू c पे क्या है, ये फंक्शन प्लॉट किया ना हमने जैसे पीछे x² प्लॉट किया था हमने। अब फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जिस पे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर क्या होगा हम क्या कहेंगे ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड है इस पॉइंट पे। ठीक है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था ट्रांसलेशंस। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ ट्रांसलेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है इसको मैं मार्क डाउन कर दूं या हेडिंग कर दूं मर्जी है मेरी। ठीक है तो ये हेडिंग जी। सर ये ट्रांसलेशन मतलब ग्राफ का क्वाड्रेंट चेंज करेंगे। ट्रांसलेट का मतलब है उसको शिफ्ट करना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ठीक है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मैथमेटिकल टर्म में ट्रांसलेशन का ये मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना। ठीक है अब आते हैं हम थोड़ी सी बात कंटिन्यूटी के ऊपर कर लेते हैं। कंटिन्यूटी तो इसको मैं मार्क डाउन कर दूं। अच्छा एक फंक्शन है हमारे पास। एक फंक्शन बनाते हैं हम। ठीक है एफ ही कहते हैं इसको। ये क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर -4 और डिवाइडेड बाय -2। ठीक है रिटर्न करा रहा है ये इसको रिटर्न करा देते हैं। आपका क्या ख्याल है इसको पे मैं एक लूप चलाऊं एक रेंज ऑफ नंबर्स में बनाता हूँ -4 से लेके 4 तक। ठीक है 0.1 के गैप से x और
y कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या ये फंक्शन चल जाएगा? इंपोर्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया, वो पहले जो हम करवा चुके हैं वो एक बार ही करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जुपिटर नोटबुक में एक बार कर दें आप। सर हमें ये इंपोर्ट करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पाइथन इतने ज्यादा वैल्यूज को सपोर्ट नहीं कर सकता? इसके लिए हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना लाजमी था। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लाइब्रेरीज जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो तो अवेलेबल है हमारे पास, जैसे मैथ है। कुछ लाइब्रेरीज एक्सटर्नल हैं, ठीक है, जो किसी और ने बनाई है, स्टैंडर्ड पाइथन की नहीं है लाइब्रेरीज, तो वो आप यूज़ करेंगे तो आपको उसको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके ना। एक हो सकता है नेम कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, एक लाइब्रेरी आपने बनाई उसमें आपने एक्स का कुछ मतलब रखा, एक और लाइब्रेरी है वहाँ पे एक्स का मतलब कुछ और है। अगर सारी लाइब्रेरीज एक साथ इंपोर्ट हो जाती तो आपको कैसे पता चलेगा ये एक्स जो है अभी क्या डिफाइन कर रहा है? आपकी लाइब्रेरी में अलग मतलब है, उसकी लाइब्रेरी में अलग मतलब है, तो आपने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई होगी उसकी डेफिनेशन वहाँ से आ जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में या नहीं आ रही समझ में? जी सर, आ रही। जैसे एक चीज है उसका मतलब जो है एक जगह पे कुछ हो सकता है, दूसरी जैसे स्क्वायर है। अब स्क्वायर किसी ने ज्योमेट्रिक की लाइब्रेरी बनाई है, वहाँ पे स्क्वायर की क्लास का मतलब ये है कि जो आप जो है शेप बना रहे हैं स्क्वायर की, और एक स्क्वायर जो है जो पावर ली जा रही है। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो पहली बात तो मैंने बताई है, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें नेम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं। और तीसरी बात ये है कि जब ये आपका कोड चलता है रन टाइम पे, तो ये जो लाइब्रेरीज हैं ये उनके साथ रन टाइम पे लिंक होता है। ठीक है, तो अगर ये तमाम लाइब्रेरीज को ही लिंक करा दें हम एक साथ, तो आपके सोचे कोड कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो लाइब्रेरी जिसकी ज़रूरत है हमें उसको लिंक कराए ना, हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करा देंगे तो आपके प्रोग्राम का जो साइज़ है मेमोरी में डेट वुड बी वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। आ रही बात समझ में? जी सर, आ गई। सर क्या ये नमपाई वगैरह हम जावास्क्रिप्ट वगैरह के साथ, बाकियों के साथ, लैंग्वेजेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ पाइथन के लिए है? नमपाई तो पाइथन की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट में हो सकता है कि कोई नमपाई से मिलती जुलती लाइब्रेरी उन्होंने बना दी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कि इसको मैं खुद ही जो है ना एरे बनाता हूँ, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है ना, फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसाइज नहीं होते, तो मैं मैनुअली जो है मैं जो चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ आपको वो मैं कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ -2 लेट्स सपोज 1.5 2। ठीक है, इसी तरीके से 0.5 0 -0.5 -1.0। ठीक है, कुछ नंबर्स है, इस पे एक्स निकालने की कोशिश करें तो क्या वैल्यूज आ रही हैं। और अगर और नंबर भी ले लें 2.53, तो मुझे बताएं क्या x की हर वैल्यू पे y डिफाइंड है? एक्सक्यूज मी, ये माइक थोड़ा सा ऑफ कर दें। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपसे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि -1 पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे सही आ रही है, -0.5 पे सही आ रही है, 2 पे जो है इस फंक्शन पे क्या वैल्यू आएगी मुझे बताएं। 2 का
स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, ऊपर क्या आया 0 0 और 0 आ नीचे क्या जाएगा। और नीचे क्या आ रहा है 0 divided by anything will make a infinity or a 0. हाँ 0 डिवाइडेड बाय 0 जो है ये अनडिफाइंड है, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आंसर एन। तो फंक्शन जो है इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का, वो भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट से निकालें आप कुछ और आ रही है, राइट से निकालें कुछ और बन रही है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है बराबर नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लिमिट्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम डेरिवेटिव के ऊपर। पहली बात तो हमने कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी को भी आप ये समझें कि अगर फंक्शन में होल आ रहा हो तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। एक और फंक्शन में बना दूँ, डेरिवेटिव पे आने से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सर ये लिमिट और रेंज में क्या फर्क होगा? लिमिट इज समथिंग एल्स, लिमिट पे मैं भी आता हूँ, ठीक है, अभी आपकी समझ में आ जाएगी लिमिट वाली बात। अब इस फंक्शन की वैल्यू मुझे आपसे पूछनी है, ठीक है। लिमिट जो है असल में थोड़ा सा कैलकुलस जो है ना फिर आपको डिटेल में पढ़ानी पड़ जाएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अब पॉइंट 2 पे देखें, अगर आप x को जो है ये x है, ठीक है, और ये y है ऊपर, ये y है, ठीक है, जिसको हम y fx भी कहते हैं, y इज इक्वल टू fx, ठीक है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की क्या वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पे कर्व पे देखें, y क्या 1, शाबाश। x इज इक्वल टू 2 पे क्या है 1 नहीं है, ये यहाँ पे होल आ रहा है, नहीं होल आ रहा है, नहीं होल है, होल आ रहा है, 2 है, 2 है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा अगर इस 2 से मैं थोड़ा सा पहले जाऊं, ठीक है, जिसको मैं कहता हूं 2 माइनस 2 से कोई सी भी छोटी वैल्यू पे क्या आंसर आएगा x के लिए, x इज इक्वल टू 2 से कोई छोटी वैल्यू पे क्या आंसर आएगा 1, और 2 से बड़ी वैल्यू पे क्या आंसर आएगा 2 आएगा। यानी अगर 0.2 से थोड़ा सा भी कम करो तो x क्या बन रहा है 1, यानी अगर लेफ्ट से आ रहे हो तो 1 आ रहा है, और 2 से थोड़ा सा बढ़ा के जो है 2 के करीब लाने की कोशिश करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, राइट से 2 आ रही है, समझ रहे हो ना। ये 0.2 है, इससे थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, इस वाले कर्व पे पहुंच जाओगे, और ये जो 0.2 है ये 0.2 ये है, इससे थोड़ा सा भी राइट पे जाओगे तो 2 पे पहुंच जाओगे, इस वाले पे पहुंच जाओगे, इस वाले कर्व पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये जो कर्व मैंने अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, और यानी सर 1 इसके दरमियान वैल्यू नहीं है, हाँ क्या कह रहे हैं, इसके दरमियान वैल्यूज नहीं है, फिर वैल्यूज तो है लेकिन अगर लेफ्ट से आ रहे हो तो क्या आ रही है, कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है, राइट से कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक सर है। ये चीज नहीं क्लियर है जो आपने बाद में बताई है। लेफ्ट से जा रहे हैं, 2 से कोई सी भी छोटी वैल्यू ले रहे हो अगर आप, तो ये नीचे वाले कर्व की तरफ आ रहे हैं, नीचे वाले लाइन पे, और 2 से बड़ी वैल्यू पे ऊपर चले जा रहे हैं। 2 एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर आप लेफ्ट पे जा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू व्हेन यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट से जब आप अप्रोच कर रहे हो तो 1 बन रहा है, राइट से अप्रोच कर रहे हो तो 2 बन रहा है, एक वैल्यू नहीं आ रही,
2 को अगर अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट से तो अलग बन रहा है, 2 को अप्रोच कर रहे हो राइट से तो अलग वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, 2 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक जैसी लिमिट हो, राइट से नेगेटिव हो और लेफ्ट से पॉजिटिव हो, इसका मतलब वो कंटीन्यूअस वेरिएबल है। अगर राइट से भी सेम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पे और लेफ्ट से भी सेम आ रही है, फंक्शन उस जैसे पॉइंट पे सर कंटिन्यूअस है। जैसे आपने भी एक सवाल करवाया था जिसमें -1 से लेकर 1 तक की लिमिट थी, तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन था ना? नॉर्मली जैसे ये फंक्शन है पैराबोला, जी ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये ओके कंटिन्यूअस है, ठीक ठीक है जी सर। नॉर्मल कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीच में ब्रेक आ रहा होता है किसी पॉइंट के ऊपर ना, ठीक है। तो ये सिंपल सी पहचान है, अभी तो आप इतना ही याद रख लें तो ये भी जो है सफिशिएंट है समझने के लिए, ठीक है। ब्रेक आ रहा सर होता ये है। पीस वाइज फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस पीस वाइज फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। सर ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है इसका, बहुत मुश्किल से क्वांटिफाई होता है ये। हाँ अच्छा, वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस अलग चीज है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में कैलकुलस का कंटिन्यूअस फंक्शन इज समथिंग एल्स, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखें, ये होल आ रहा है ना, इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, ठीक है। सर एक सर पॉइंट पे एक ब्रेक आ मिनट गया। जी जी। सर, जिसमें ये वैल्यू ना हो यानी कि जहाँ ब्रेक हो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, जिसमें हो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। जिसमें ब्रेक आ रहा हो वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यूटी नहीं है। आप जो ड्रॉ कर रहे हैं बीच में जो है एक होल आ गया, यहाँ पे डिफाइन नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। सर नहीं, ये जो डायग्राम बनी है कंटिन्यूअस क्या है या नहीं? ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। जी सर ठीक ये ठीक पैराबोला बनाया है मैंने, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक है सर पैराबोला जो ठीक। बनाया है मैंने कंटिन्यूअस है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम। डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। तो क्या लिखा, अच्छा ये माइक ऑफ कर दें, ये पॉइंट है, ठीक है, ये सॉरी लाइन है। इसको अगर मैं अब इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। और सर डेरिवेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? डेरिवेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन में भी तो डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना समटाइम्स। अभी आता हूँ मैं इसके ऊपर, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन तो फंक्शन को हम कह रहे थे ना अभी। और इस पॉइंट पे लेट सपोज वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। तो हम कहें इस पॉइंट के बारे में, इस लाइन के बारे में कि इसकी वैल्यू 2 3 से ये क्या हो गया 3 4 हो गया, ठीक है। x जो है जैसे 2 से 3 हो रहा है, x जो है 2 से 3 हो रहा है, y क्या हो रहा है 3 से 4 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा x जो है इंडिपेंडेंट है, x में अपनी मर्जी से आजाद है x ना, तो यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x और उसके हिसाब से y में चेंज आ रहा है। तो मैं कहता हूँ y में कितना चेंज आया x के हिसाब से, तो जिसमें चेंज नोट करना है उसको ऊपर लिखेंगे dy ओवर dx, ठीक है। y में जो चेंज आया x के हिसाब से, ठीक है। अच्छा यानी डेल्टा y भी कहते हैं इसको बाद जगहों पे, डेल्टा
डेल्टा वाई, वाई में चेंज कितना आया, वाई में चेंज आप मुझे बताएं। हाँ को बताएगा मुझे वाई में कितना चेंज आया? 3 से 4 हो गया, 1 आया पॉइंट का 1 का। और एक्स में कितना चेंज आया? एस सर में एक्स भी में 1 1 पॉइंट पॉइंट का 1 का ही आया ना। जी सर। तो डेरिवेटिव क्या हो गया इनका? वो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये 1/1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 और ये चीज जो है हम स्लोप में भी देख चुके हैं। ठीक है, स्लोप में भी तो हमने यही देखा था ना, y2 माइनस y1 चेंज था, y2 माइनस y1। सिर्फ डेरिवेटिव में ये होता है, वो जो चेंज होता है ना वो बहुत छोटा होता है। ये जो डेल्टा होता है ना ये इतना छोटा होता है, हम उसको डी कहते हैं। फिर जब ये बहुत छोटा हो जाता है तो हम इसको डी कहते हैं, स्मॉल स्टेप। ठीक है, इसको निकालने के कई तरीके हैं, अब मैं सर ये ये भी बता पॉइंट्स में भी हो सकता है, मतलब इसका आंसर पॉइंट्स में ही 0.5। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट्स में ही होगा ये आंसर ना। अब ये देखें, मैं क्या बता रहा था, इसको हम जो है ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चेंज आ रहा है इसको निकालने का एक और तरीका भी है। इसको हम निकाल सकते हैं, ये जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट निकाल लें। क्या निकाल लें? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा भी स्लोप होता है m से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्लोप निकालने के कई तरीके बता दिए मैंने आपको। एक तरीका तो क्या है, डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, आ रही बात समझ में? डेरिवेटिव निकाल लो, टेंजेंट निकाल लो। क्लियर है? अब एक चीज और, ये कर्व है, इसमें क्या मतलब हुआ डेरिवेटिव का? हाँ, इसमें मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बन रही है। ठीक है, ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को एक जगह पे टच करे, जो इस पूरे कर्व को एक जगह पे टच करे, ये टेंजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे अलग टेंजेंट होगा, यहाँ पे अलग टेंजेंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अलग टेंजेंट बनेगा। ठीक है, हर पॉइंट पे अलग टेंजेंट बनेगा, तो हर पॉइंट पे अलग डेरिवेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है बात? यस सर आ रही है। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट टेंजेंट टू द लाइन। सर यानी कि डेरिवेटिव जो है वो ड्राइव होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, जैसे x से ड्राइव हुआ y। फंक्शन होगा ना कोई भी, उसमें जी, तो कोई होता ही है, ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, डिराइव ही हो रहा होता है ना कि अच्छा माइक ऑफ कर दें। y जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है फॉर एग्जांपल। तो एक्स स्क्वायर का जो कर्व है, जो हमने कई बार बनाया भी है, बोला हमने बनाया है। ठीक है, तो पैराबोला जो है, ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर पैराबोला के जो टेंजेंट बन रहा है, अब ये कैसे आए? ये जो आपने ड्राइव की बात की ना, वो यही है ना, एक्स को ड्राइव करके वाई निकाला है, अब उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ये बड़ी जगहों पे काम आता है। मिसाल के तौर पर इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड। स्पीड जो है वो अगर वेक्टर बात करें, स्पीड और डायरेक्शन भी हो तो ये वेलोसिटी बन जाती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है डिस्प्लेसमेंट ds ओवर dt। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट है टाइम के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि एक बंदे ने जो है 100 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय किया। ठीक है,
100 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय किया, तो इसकी स्पीड क्या हुई, रफ्तार क्या हुई, या वेलोसिटी क्या हुई? तो कैसे निकाल सकते हैं आप, बताएं मुझे। 100 डिवाइड बाय 2। 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी रफ्तार है, वेलोसिटी है। तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों की। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होगा, जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी मैथमेटिक्स के कोर्स में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ाऊंगा, तो न्यूरल नेटवर्क जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे डेरिवेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अब मशीन लर्निंग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएबिलिटी। हमें ऐसे फंक्शन चाहिए होते हैं जो कि डेरिवेटिव निकल सके। डेरिवेटिव कह लें या डिफरेंशिएबल कह लें, ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। दीज टू आर सेम कॉन्सेप्ट्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब बास फंक्शंस जो है ना, उनका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता। जैसे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफाइन ही नहीं है किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता। अब एक और चीज, अब ये फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव नहीं निकल सकता। जब ये कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं ना, कॉर्नर पॉइंट्स, तो ऐसे पॉइंट पे डेरिवेटिव यानी 0 के ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मॉड x का डेरिवेटिव नहीं होता। तो बास फंक्शन जो इस तरह का कॉर्नर पॉइंट आ जाए ना जहाँ पे, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता। कंटिन्यूअस तो है ये, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों की? जी सर। ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालना आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेरिवेटिव निकालना सीख लें, ठीक है। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि मोस्ट प्रोबेबली डेरिवेटिव जो है वो फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं। फ्यूचर के जरूरी नहीं है, फ्यूचर के लिए डेरिवेटिव जो है बहुत सारी जगहों पे, मशीन लर्निंग में या जहाँ पे भी जो है, बहुत सारे मॉडल्स को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपकी समझ में आएगा डेरिवेटिव। जी, जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो तो फ्यूचर्स के लिए की जाती है ना। आज हमें आज का तो वैसे भी पता होता है, हमें तो कल की प्रेडिक्शंस करनी होती है ना कि ऐसा इवेंट होगा। वो मशीन लर्निंग को कहते हैं कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए होती है। मशीन लर्निंग फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए होती है, ठीक है। डेरिवेटिव सर जो ये है प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जी सर, ये मॉड वाई पे मॉड एक्स के ऊपर कैसे नहीं निकल सकता वो? बस ये याद रखें, ठीक है। ये फिर हम जो है मैथमेटिक्स इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सकते। मैं 3-4 कोर्सेज आपको जो है, ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये पूरा एक कोर्स है जो मैंने आपको 2 घंटे में पढ़ाया है, ठीक है। तो वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल, ठीक है। अब कुछ डेरिवेटिव निकालना हम सीखते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई चीज कांस्टेंट है, जैसे 4 लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0, बिल्कुल सही है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 डेरिवेटिव नंबर का, कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? x का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर। नहीं, एक्स स्क्वायर तो इंटीग्रल होता है, ठीक है, 1। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? x के ऊपर कोई भी पावर हो, तो पावर क्या करेंगे हम? इसकी पावर क्या है? 1 है ना, तो 1 पहले ले आएंगे, और x की पावर में से एक कम कर देंगे। जो भी पावर है, अभी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1, ठीक है। 1 x की पावर 3, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? अच्छा, इसको f 3x स्क्वायर। सर 3x स्क्वायर। जी, कैसे निकलेगा? 3 को नीचे ले आएंगे और x की पावर 1 कम कर देंगे, तो 3 में से 1 चला गया तो 2। 3 माइनस 1 2, ठीक है। 3 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया?
डेरिवेटिव कैसे निकल रहा है? और यस सर। इसी तरीके से 5x² का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे सर 10x हो जाएगा। हाँ शाबाश। तो 5 आ गया, 5 को बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव फिर किसका निकालना है हमने? x² का, ठीक है। x² का। और x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो 5 इंटू 10x 10x हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कांस्टेंट के साथ क्या करना है हमने? यस सर सर। ये तो कांस्टेंट वाला दोबारा बता दें। कौन सा वाला? कांस्टेंट के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? मल्टीप्लाई, ये जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों, तो इसको बाहर निकाल देंगे। 5 को बाहर निकाल दिया, अब x² का निकालो, सिर्फ x² का क्या आएगा? 2x आएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो नम मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ठीक। सर ये 5 और x के दरमियान में क्या लिखा है वो क्लियर नहीं आ रहा, dx के ऊपर। ये 5x² है, ये d/dx है, ठीक है, d है ये। ठीक, ठीक है सर। आगे बात समझ में? ठीक है। कांस्टेंट हो गया, दो ऐड हो रहे हो तो क्या होगा ये भी बता देता हूं मैं। मिसाल के तौर पर x² प्लस 2x है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा? सर इनका अलग अलग निकाल लेंगे। अलग अलग निकाल लेंगे। x² का क्या हो जाएगा? 2x 2x और और 2x फिर का क्या 2। होगा? 2 2.1 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा सर। ठीक है, 2x प्लस 2 हो जाएगा। 2x प्लस 2, तो डेट इज डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालना भी आ गया आप लोगों को। और इसके अलावा मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, प्रोडक्ट यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर cos x। cos x, बिल्कुल सही है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और cos x का क्या होता है? सर माइनस sin x। माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है उनका डेरिवेटिव निकलता है। लॉग का क्या होता है बताएगा कोई? लॉग एक्स का क्या होता है? ln x का नहीं पता? 1/x। 1/x, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक, हमने कुछ कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सीख लिए, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं चेन रूल की। जब हम मशीन लर्निंग में बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम पढ़ेंगे वहां पे चेन रूल लगता है। तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है टेंजेंट x और एक फंक्शन है 4t³ + t, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए। पहले कितने वेरिएबल्स थे? 2 थे, x और y, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, w, x और t। तो dw/dt निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाँ बताए मुझे। d में जो चेंज आ रहा है t के हिसाब से। अब w जो है, w इटसेल्फ x पे डिपेंड कर रहा है और x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। टी पे सर। तो एक तरीका तो ये है कि x की जगह पे t लिख दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, है ना। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दो 4t³ + t। लेकिन ये मुश्किल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम पहले w को जो है x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x को t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। सही है, ये फॉर्मूला है चेन रूल। तो हमारे यानी कि पास पहले w, लेफ्ट से शुरू करें। वो तो करेंगे लेफ्ट से, लेकिन ये जो फंक्शन है ये क्योंकि t पे डिपेंड नहीं कर रहा डायरेक्टली, तो इसको x के हिसाब से करेंगे। इसको x के हिसाब से कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और दूसरे वाले को किससे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है।
तो W को किसके हिसाब से करेंगे, x के हिसाब से, और x को किसके हिसाब से करेंगे, t के हिसाब से, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x, ठीक है, और 4t क्यूब प्लस t को करा तो 12t स्क्वायर प्लस 1 आया। अब जब ये आ गया आंसर तो x जहां जहां पे आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, x की वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से चेन रूल अप्लाई हो। चेन रूल में क्या होता है, 3 वेरिएबल्स होते हैं अमूमन, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हम जो है पहले वाले को जो है बीच में एक वेरिएबल कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे x कॉमन है, तो पहले वाले को सेकंड से जो है डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड को थर्ड से करेंगे डिफरेंशिएट। पहले वाले को सेकंड वाले वेरिएबल से, यानी w को x और फिर x को t से, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। dy ओवर dx निकालना है, जबकि y बराबर है cos x क्यूब। अब ये एक मुश्किल फंक्शन है, ये एक मुश्किल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसको हमने जो है ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक करा, x क्यूब जो है इसको किसके बराबर ले लिया, u के बराबर ले लिया, ठीक है। x क्यूब को हमने u के बराबर ले लिया। तो हमें पता है dy ओवर dx निकालना है हमने, तो वो बराबर होगा dy ओवर du ओवर dx। तो cos ऑफ ये अगर हम u ले लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos ऑफ u मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। cos का हमें पता है साइन होता है माइनस साइन, और x क्यूब 3x स्क्वायर के। तो ये इस तरीके से हम जो है चेन रूल के थ्रू एक मुश्किल फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सर लेकिन रियल लाइफ में तो हमारे पास डेटा होगा ना, तो हम उसको डेटा को अप्लाई करेंगे ना इसके ऊपर, ये फंक्शन कैसे बनाएंगे उस वक्त। हाँ देखें, ये समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि मशीन लर्निंग मॉडल में जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो वहाँ पे जो है हमें ट्रेनिंग के लिए एक फार्मूला चाहिए होता है। अब वो फार्मूला कहाँ से आया, वो इन्हीं डेरिवेटिव्स की मदद से, इन्हीं फंक्शंस की मदद से आया, ठीक है। वो पीछे काम तो कर रहा होगा, आप उसके बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उन्होंने एक फार्मूला कहाँ से बनाया, वो फार्मूला जो पूरी डेरिवेशन है जो कि इसी चेन रूल के ऊपर काम करते हुए बनी है, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन भी इसी तरीके से डेरिवेटिव का उल्टा होता है, डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है। यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया था किसी ने, कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। साइन एक्स उल्टा है बिल्कुल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी हमारे उसमें मशीन लर्निंग में, तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब एक और चीज मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं आप लोगों को, मिनिमा मैक्सिमा, आखिरी स्लाइड है ना बस, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। देखें, ये फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के कुछ मिनिमा होंगे, कुछ मैक्सिमा होंगे। ये ग्राफ है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है और मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है। यहां पर एक हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, एग्री करते हैं, हाँ यस सर, लेकिन सर वो तो y की है ना। हाँ, y की हमें निकालनी है ना। फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है, y की, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x है और ये y है, हमें y तो चाहिए, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक और ठीक कम से कम ठीक वैल्यू का है, यहाँ पर है फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये भी जो है ना, इसको भी मिनिमा ही कहेंगे, ये भी एक वैल्यू कम वैल्यू है और इसको मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के कितने मैक्सिमा है, 2 मैक्सिमा है, एक ये और एक ये, दो और सिर्फ एक मिनिमा।
दो मिनिमा है, दो सर मैक्सिमा है, यस सर। ठीक है। सर बेशक नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में? नेगेटिव में तो मिनिमम होगा ना, जो नीचे आ रहा है। नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, जो नीचे आ रहा है वो मिनिमम है, जो ऊपर आ रहा है वो मैक्सिमम है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं ठीक है पड़ता। सर, ठीक। सर ये ये हमने बात समझ, दोनों साइड पे क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव लिया, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ और नेगेटिव एक्स की तरफ? उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। एक्स की वैल्यू देखें, देखने ही देखें, वाई की वैल्यू देखें, सही सर। ठीक है। सर ये क्रस्ट और ट्रफ वाई तो कह ज्यादा सकते ही हैं है ना, इसको? ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्रैश और ट्रफ जो फिजिक्स वाले हैं, ये वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे हाईएस्ट आ रही है उसको मैक्सिमा कहेंगे, जहाँ पे लोएस्ट आ रही है उसको क्या कहेंगे, मिनिमा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके कितने मैक्सिमा है? दो मैक्सिमा है, यस लेकिन सर। एक में से ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा है? ओवरऑल, इसको ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा। मैक्सिमम। सर इसको ग्लोबल मैक्सिमा इसलिए कहेंगे कि ज्यादा अपवर्ड और मूवमेंट इस है वाले ग्लोबल जितने भी मैक्सिमम ये है, ये भी है मैक्सिमम, लेकिन ये वाई और ये वाई जो है इसमें से ये वाला वाई बड़ा है, ठीक है। ये वाला वाई बड़ा है ना, ये देखें नजर आ रहा है, बड़ा है, ये छोटा है। तो ये एक ग्लोबल है, एक लोकल कह लें इसको, तो मैक्सिमा। अब एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये है, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, इन दोनों को मिला के तो हम एक्सट्रीमा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? एक्सट्रीमा, एक्सट्रीम वैल्यू है ना, चाहे मैक्सिमा या मिनिमा, एक्सट्रीमा कहा जाता है। और दूसरी बात ये, एक्सट्रीमा निकालने का तरीका क्या होता है, आप ये देखें, यहाँ पर फंक्शन की स्लोप क्या आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, हाँ ये स्लोप क्या आ रहा है इसका, y में कितना चेंज आ रहा है, y में कोई चेंज आ रहा है इस लाइन पे? y की वैल्यू तो सेम ही रह रही है। सर आपका कर्सर नहीं m क्या है इधर, m की वैल्यू क्या है? हाँ पता है मुझे, 0, स्लोप 0 है, यानी डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x 0। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है, मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर होता है, जहां पे डेरिवेटिव 0। ये बात समझ में आ रही है? मुझे अपना फीडबैक दें, और बाकी स्टूडेंट्स की समझ में आ रही है? यस सर। चले गुड। तो जहां पे 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर ये एक से ज्यादा भी हो अब पता सकते हैं कैसे फिर? चलेगा मैक्सिमम, बिल्कुल एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है उस पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है। अगर डेरिवेटिव 0 हो और डबल डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव में जो आंसर आए उसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लगा दो, ठीक है। डेरिवेटिव से जो आंसर आ रहा है उसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लगा दो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या है, वो मिनिमा है, ठीक है। और अगर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 है लेकिन डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वो क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, मैक्सिमा। कैसे पता चलेगा? डबल डेरिवेटिव निकाल के हमें पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है डबल डेरिवेटिव की तो वो मिनिमा है, नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा है। और अगर दोनों ही 0 आ रहे हैं तो फिर इनकंक्लूसिव है, हम कुछ नहीं कह सकते कि मैक्सिमा है
या मिनिमा है या है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है इंशाल्लाह हमारे मशीन लर्निंग पूरी बिल्ड है इसके ऊपर। जी अब जी समझ आई वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ग्राफ आपस में अपोजिट क्यों हैं। ये बिल्कुल चलो गुड, ठीक है, ये बात समझ में आई। किसी को क्लियर ना हो तो पूछ सकता है, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। जी पूछे सर आ गई है। और डेरिवेटिव का सर कॉन्सेप्ट आपने काफी अच्छा दिया, बट सर एक चीज मुझे पूछनी थी, जो अभी आपने सेकंड टाइम डेरिवेटिव वाली बात बताई, मोस्ट ऑफ द टाइम जी। एनालिसिस के टाइम न्यूमेरिकल मैंने देखा 4 टाइम डेरिवेटिव भी कर रहे होते। अच्छा, वो मेरा ख्याल है मैंने तो कभी यूज नहीं किया, हमारी कंप्यूटर साइंस में तो जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है कि फिजिक्स हो गया या बिजनेस में हो सकता है जरूरत पड़ती हो, मैंने नहीं यूज न्यूमेरिकल किया। कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में हो सकता है जरूरत पड़ती हो। हम डबल डेरिवेटिव तक हमारा काम चल जाता है वैसे नॉर्मली तो, ठीक है। मैंने यूज नहीं किया कभी 4 डेरिवेटिव, 4 टाइम्स तो कभी नहीं निकाला, ठीक है माय सर डियर स्टूडेंट। जी क्लियर होगा। नैन एंड नल वेक्टर में क्या डिफरेंस है? नैन किसमें एंड नल, नैन एंड नल, इसमें नैन का डिफरेंस? मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। नैन एंड नल वेक्टर। जी जी मैं समझ गया आपकी बात। नैन जो है नॉट अ नंबर और नल है, इसका मतलब है इट इज मिसिंग सम वैल्यू, ठीक है। उसमें कोई नल जो है और नॉर्मली ऑब्जेक्ट की जब केस होता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती शुरू में ना, तो हम नल देते हैं उसको। तो अभी आप समझे कि ये दोनों बराबर ही है, एक ही जैसे ही है, ठीक है। जी सर नोट। ये आपने बताया था कि ये जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है, इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो जब पहला डेरिवेटिव 0 होगा तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे आप? उस पॉइंट पे, अच्छा ये मैं बता देता हूँ आपको, देखें उस पॉइंट पर क्या मतलब है। मैं कहता हूँ एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये आंसर आ रहा है 2x, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव जीरो नहीं है, डेरिवेटिव जीरो नहीं है, लेकिन जब डेरिवेटिव की वैल्यू आप x इज इक्वल टू 0 पे निकालोगे तो फिर क्या आएगी? हाँ 2 इंटू 0 सर जीरो सर। जीरो, तो एक पॉइंट जीरो आ रही है, ओवरऑल थोड़ी जीरो है। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर। चले गुड, अच्छा सवाल था आपका, चीजें लोगों को भी क्लियर हुई होंगी इससे। सर ये डेरिवेटिव का मतलब dy अपॉन dx के तो न्यूमेरिकल किए हैं, पर जो टेंजेंट वाला तरीका है तो इसको तो हमें नहीं निकालना पड़ेगा, जो टेंजेंट ठीक है, लाइन से निकालते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं, टेंजेंट के थ्रू नहीं निकालेंगे हम नॉर्मली, वो तो मैंने समझाने के नॉर्मल का निकाले होंगे डेरिवेटिव, ठीक है। चलें जी, ये लेक्चर जो है आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, राइट। क्योंकि मुझे डाउनलोड करना पड़ता है एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर। ये है कि जो ये स्ट्रीम पे सेव होता है, ये एक्सटर्नल गैस के साथ शेयर नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए फिर डाउनलोड करके जो है फिर अलग से अपलोड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट विल बी डन इंशाल्लाह बाय टुमारो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो सी यू इंशाल्लाह इन दी टुमारोज क्लास। ठीक है सर। सर कहते हैं कि अगर हमारे साथ स्लाइड्स पहले शेयर कर दे ताकि हम थोड़ा सा पहले पता लगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। कल